सामाजिक विषय की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। इससे पहले इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की 2 वीडियो मैं राधा रमण क्लासेज चैनल पर अपलोड किया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग उन वीडियो को देखे होंगे, उन प्रश्नों को पढ़े होंगे, उनके उत्तर को समझे होंगे और अपनी तैयारी का परीक्षण भी किए होंगे कि आगामी 7-8 अगस्त को होने वाली परीक्षा में आपकी तैयारी किस स्तर पर है। प्रिय छात्रों, उसी प्रक्रिया में आज पुनः मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। यदि आप लोग इससे पहले राधा रमण क्लासेस चैनल की वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट फंस जाएं और आपके जीवन को बदल दें, आपके भविष्य को उज्जवल बना दें। प्रिय छात्रों, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार उपस्थित हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें ताकि अन्य भी आपके सगे संबंधियों को इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। प्रिय छात्रों, किसी का हित करना, किसी की मदद करना बुरा नहीं होता है। अगर आपके थोड़े से प्रयास से किसी का जीवन सुधर जाता है, किसी का भविष्य उज्जवल हो जाता है, तो यह आपका बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसा माना जाता है कि जो दूसरे की मदद करते हैं उनकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। प्रिय छात्रों, आइए हम लोग आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें। आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से कौन एक मुल्क राज आनंद का उपन्यास नहीं है? प्रश्न को ध्यान से सुने। निम्नलिखित में से कौन एक मुल्क राज आनंद का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन ए द कूली, ऑप्शन बी द विलेज, ऑप्शन सी द अनटचेबल, ऑप्शन डी लव ऑफ ईस्ट। ये आपके सामने ऑप्शनल है। प्रिय छात्रों, आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर प्रश्न संख्या ए का ए बी सी डी जो भी आप जानते हैं उसे अंकित करें। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, अगर आप अपनी कमियों को छुपाएंगे तो ये सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक होता है। आप जो भी जान रहे हैं उसको जो आप लिखिए ताकि उसका सही उत्तर आप तक पहुंच सके। हो सकता है कि यह प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आए और आप जो है चूक न कर जाएं, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि टीजीटी की जो इस बार परीक्षा है वो केवल लिखित के बेस पर ही फाइनल सिलेक्शन होना है। एक प्रश्न अगर सही होता है आपका भविष्य उज्जवल हो जाता है और एक ही प्रश्न अगर माइनस होता है तो फिर आपके इंतज़ार की घड़ियां बढ़ जाती है। इन चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए आप प्रयास करें, आपका प्रयास सार्थक होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखें। आप लोग उत्तर नहीं लिख रहे हैं,
लिखिए, तभी आपका पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है, किस स्तर पर आपकी तैयारी हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या के साथ लिख दिए होंगे। आइए इस प्रश्न का मैं सही उत्तर आपको बता दूं। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है। ये लव ऑफ डस्ट मुल्कराज आनंद का उपन्यास नहीं है। इस उपन्यास को शंकर राम नामक विद्वान ने लिखा है। लव ऑफ डस्ट ये शंकर राम का उपन्यास है। बाकी द कूली, द विलेज, द अनटचेबल ये तीनों उपन्यास मुल्कराज आनंद के हैं। तो आइए आज के अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 2 है। हर्टोग समिति का संबंध है। आप कहीं कहीं इसको हरकोट समिति भी लिखते हैं। किताबों में अलग अलग चीज़ लिखा जाता है। ये पुरीदास चोपड़ा का शब्द है, हर्टोग समिति। इसी को कहीं कहीं हरकोट समिति भी कहते हैं। हर्टोग समिति का संबंध है। प्रश्न कह रहा है कि हर्टोग जो समिति थी यह किसके लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी नारी विकास। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में संख्या के साथ, प्रश्न नंबर के साथ लिखें। मैं आशा करता हूं कि आप का उत्तर कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। प्रिय छात्रों, हर्टोग समिति का जो संबंध है ये शिक्षा से है। शिक्षा से संबंधित ब्रिटिश शासनकाल में कई समितियां बनी थी, कई आयोग बने थे, जैसे वुड डिस्पैच आयोग, हंटर आयोग, बटलर आयोग, ये सार्जेंट आयोग, ये सब शिक्षा से ही संबंधित थे। उसी प्रक्रिया में हर्टोग समिति का भी गठन हुआ था जो शिक्षा से संबंधित था। प्रिय छात्रों, आज के प्रश्न संख्या 3 पर हम चर्चा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। भारत में पहली रेल चलाई गई। प्रश्न है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1853, 16 अप्रैल 1853, 25 मई 1853, 10 अक्टूबर 1853। तो प्रश्न संख्या बी का उत्तर आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो बी है। ये भारत में पहली जो है रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जी थे और उनके द्वारा ही यह कार्य संपन्न किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जी के संबंध में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न इनसे बहुत अच्छा बनता है कि PWD पब्लिक सार्वजनिक निर्माण विभाग को किसने स्थापित किया था। इसका उत्तर भी डलहौजी होता है। डाक व तार विभाग को किसने शुरू किया था। इसका उत्तर भी जो है वह डलहौजी ही होता है। तो इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में इनसे रिलेटेड जो है वो आ सकते हैं, आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों पर भी आप ध्यान करें। PWD पब्लिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, फिर डाक व तार विभाग, तो ये दोनों कार्य भी डलहौजी जी के समय हुआ था। प्रिय छात्रों, आज के प्रश्न संख्या हम 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। मारिया बलि प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था। ये मारिया बलि प्रथा जो है भारत में विशेष करके आदिवासियों में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। इसको शिशुवध भी कहते हैं। इस प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी,
ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। आप अपने उत्तर में, अपने कमेंट में उत्तर लिखें कि मारिया बलि प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट में उत्तर लिख दिए होंगे। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर जो है वह लॉर्ड डलहौजी है। तो अभी आप लॉर्ड डलहौजी से 2 प्रश्न देखें, रेल और मारिया बलि प्रथा। 2 प्रश्न आपको और हमने बताया, PWD और डाक व तार विभाग। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आज का 5वां। प्रश्न संख्या 5 है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र के संपादक थे। ये पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। इस पत्र का संपादक आपको बतलाना है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। बहुत जल्दी ही मैं लाइव क्लास पर उपस्थित हो जाऊंगा, 1-2 दिन में, हो सकता है आज ही से उपस्थित हो जाऊं। और आप अगर प्रश्न हल करते हैं तो सीधे उसका जो है कमेंट बॉक्स पर आप चैट करेंगे और उसका जो है वहीं से हम समस्या का समाधान भी करेंगे। अगर कोई प्रश्न से संबंधित आपकी समस्या हो, अगर कहीं पर आप के मन में प्रश्न के आंसर पर डाउट हो, तो उसका भी हम लोग समाधान करेंगे। तो आप प्रश्न संख्या 5 का उत्तर मैं समझ रहा हूं कि नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना दे चुके होंगे। तो इस प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वह है श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका को संपादित किए थे। इनका उद्देश्य लंदन में रह रहे भारतवासियों में क्रांतिकारी भावना को संचारित करना था, क्रांतिकारी भावना को विकसित करना था। ये लंदन में इंडिया हॉस्टल भी जो है स्थापित किए थे, जिसमें मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, ये विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोग निवास करते थे। यहीं पर जो है BD सावरकर जी ने अपने ग्रंथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1857 का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि BD सावरकर ने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1857 को किस भाषा में लिखा था। तो ये ग्रंथ मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया था और 1906 ईस्वी में लंदन में इसका उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, TGT में आया हुआ क्वेश्चन है कि BD सावरकर जी अपने ग्रंथ की रचना किस भाषा में मूलतः किए थे। तो आप अपना उत्तर कमेंट में लिखे होंगे। आइए प्रश्न संख्या हम लोग अगला 6 पर चलते हैं, 6 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। तिलक जी ने जो होम रूल लीग स्थापित किया था उसके अध्यक्ष पूछ रहा है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन सी BS मुंज, ऑप्शन डी RP करिंडकर। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब अपने पतन की ओर जा रहा था तो 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी द्वारा अलग अलग जो है होम रूल लीग स्थापित किए गए थे। इन दोनों में तिलक जी ने अपना होम रूल लीग पहले स्थापित किया था, एनी बेसेंट जी ने अपना होम रूल लीग उनसे बाद में स्थापित किया था। एक बार प्रश्न TGT में आया हुआ था कि एनी बेसेंट के मन में होम रूल लीग स्थापित करने का भाव सबसे पहले कब उत्पन्न हुआ था।
तो ये वास्तव में 1915 में ही उनके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया था। 1916 सितंबर 1916 में उन्होंने अपने होम रूल लीग को स्थापित की थी। एक प्रश्न बड़ा ही सुंदर बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय होम रूल लीग का रूप प्राप्त किया था। तो ये जो एनी बेसेंट जी राष्ट्रीय होम रूल लीग का स्वरूप प्राप्त किया था। तो एनी बेसेंट जी द्वारा जो होम रूल लीग स्थापित किया गया था, ये राष्ट्रीय होम रूल लीग का जो रूप प्राप्त कर लिया था, तिलक का नहीं प्राप्त किया था। तो आप आज के प्रश्न का उत्तर दें। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष थे, कौन थे? मैं समझ रहा हूं कि आप लोग उत्तर दे दिए होंगे अपने कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर जो है ये है जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जो है तिलक जी ने जोसेफ बैप्टिस्टा जी को बनाया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 7 है। 7 देखिए क्या कह रहा है। ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में आया हुआ है। प्रश्न आपका कह रहा है कि वेदांत सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? वेदांत सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? तो ध्यान से सुनिएगा। एक वेदांत स्कूल है और एक वेदांत सोसाइटी है। वेदांत स्कूल को पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा जो है वह स्थापित किया गया था। ये जो वेदांत सोसाइटी है ये न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपका प्रश्न है कि वेदांत सोसाइटी को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। इसका सही उत्तर जो है वो सी है। ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था, भारतीय दर्शन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए। तो वेदांत सोसाइटी और वेदांत स्कूल ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। वेदांत स्कूल राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था और वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। प्रिय छात्रों, आइए आज का प्रश्न संख्या हम 8 पर देखते हैं। इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। यानी जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, तो उस समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किए गए तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? प्रिय छात्रों, ऑप्शन ए है लॉर्ड पाल्मस्टन, ऑप्शन बी है मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी है बेल्फर और ऑप्शन डी है जॉन ब्रॉड्रिक। तो ये आपके आज के ऑप्शनल हैं। प्रिय छात्रों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन जी थे। जिस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड साहब थे और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली साहब थे। अब इसमें प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बेल्फर। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बेल्फर साहब थे। अगला प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, इस पर जरा आप चर्चा करें। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि सालाबाई की संधि से अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया था। ये मराठों और अंग्रेजों के बीच सालाबाई की संधि हुई थी। ये संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न कह रहा है कि संधि से अंग्रेजों ने किसको पेशवा स्वीकार किया था। ऑप्शन ए रघुनाथ राव को, ऑप्शन बी महादजी सिंधिया को, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय को, ऑप्शन डी सवाई माधव राव को। सवाई माधव राव को। तो इनमें से आपको उत्तर देना है कि सालाबाई की संधि के तहत किसे जो है पेशवा स्वीकार किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो है वह डी है, सवाई माधव राव को। सालाबाई की संधि से एक और बड़ा सुंदर प्रश्न बनता है कि किसने सालाबाई की संधि को बेकार संधि के रूप में स्वीकार किया था, कि एक बेकार संधि है। और इसे जो है कहा था आर्थर बेलेजली साहब ने, सालाबाई की संधि को एक बेकार संधि का संज्ञा दिया था आर्थर बेलेजली साहब। तो आइए आज के प्रश्न संख्या 10 पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न है बेटा। इस प्रश्न पर थोड़ा सा गौर रखना, शायद हो सकता है तुम्हारी परीक्षा में आ रहा है कि सिंध का पहला प्रशासक नियुक्त किया गया था। सिंध को जब ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था 1743 ईस्वी में, तो यहाँ का प्रथम प्रशासक किसे बनाया गया था। चार्ल्स नेपियर को, एलन बरो को, आयरकूट को, एंडरसन को। आप थोड़ा सा उत्तर संभल के दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सिंध का पहला प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था। चार्ल्स नेपियर को, एलन बरो को, आयरकूट को, एंडरसन को। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर है चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर को सिंध का जो है पहला प्रशासक नियुक्त किया गया था। आइए आज के प्रश्न संख्या हम 11 पर चर्चा करते हैं। हाँ, यह भी प्रश्न जो है बड़ा अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न ये कह रहा है कि अहोम राज्य पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल बादशाह था। अहोम राज्य पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल बादशाह था, यानी सबसे पहले किस मुगल बादशाह द्वारा अहोम राज्य पर आक्रमण किया गया था। ध्यान से सुनना, अहोम राज्य को विजित करने वाला नहीं पूछ रहा है कि अहोम राज्य को जीता कौन था। दो प्रश्न है कि सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया, और दूसरा प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अहोम राज्य को जीता था। इस प्रश्न का ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरा लिखें। मैं इस प्रश्न पर विशेष रूप से आपका कमेंट चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या दे रहे हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं समझ रहा हूं कि आप कमेंट में जरूर लिखे होंगे। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, परीक्षा में आने वाले होते हैं। ऐसे तो ये भी प्रश्न है, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रश्नों के प्रारूप को देख करके महसूस कर रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि आप जान लीजिएगा कि जब इंटरव्यू हटा दिया है तो प्रश्न का पैटर्न बदलेगा बेटा। पूर्ववर्ती पैटर्न नहीं रखेगा, इजी प्रश्न नहीं बनाएगा वो। कम से कम कुछ इतने अच्छे प्रश्न आएंगे जो ही सिलेक्शन कराएंगे और बाहर करेंगे। उसी तरह का एक प्रश्न ये है, अहोम राज्य पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, और इसका सही उत्तर जो है वह है जहांगीर। अहोम राज्य पर सबसे पहले जो है मुगल बादशाहों में जहांगीर ने आक्रमण किया। जो दूसरा प्रश्न है कि अहोम राज्य को विजित करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो उसका सही उत्तर है औरंगजेब। विजित जीतने वाला बादशाह औरंगजेब, आक्रमण करने वाला बादशाह जहांगीर। आइए आज का प्रश्न संख्या
12 देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। भारत से दासों के निर्यात को किसने रोका था? भारत से दासों के निर्यात को, जो कि दासों का निर्यात होता था विशेष करके अफ्रीकी देशों के लिए, तो इसको किसने रोका था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। प्रिय छात्रों, ये प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आप दीजिएगा, और मैं समझ रहा हूँ कि आप उत्तर तो दे ही चुके होंगे। इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है यह भारत से दासों के व्यापार को रोक दिया गया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत बड़ा शौक था, और इसके रख रखाव के लिए इसने एक पृथक विभाग दीवाने बंदगाना को स्थापित किया था। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, दीवाने बंदगाना को किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह जी द्वारा जो है दीवाने बंदगाना को स्थापित किया गया, और दासों के व्यापार पर, निर्यात पर रोक लगा दिया गया। प्रिय छात्रों, आइए आज के प्रश्न संख्या 13 पर हम चर्चा करते हैं। बंदा और बुर्दा से अभिप्राय है। ये दो शब्द हैं, एक बंदा और एक बुर्दा, से अभिप्राय है। ऑप्शन ए दास, ऑप्शन बी सैनिक, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी पदाधिकारी। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह दास है। ये बंदा और बुर्दा दोनों जो है दास होते थे, लेकिन दोनों में अंतर होता था। बंदा दास जो होता था ये सेना में भी भर्ती हो सकता था, ये मंत्री पद को भी प्राप्त कर सकता था, ये दासता से मुक्त होने पर सुल्तान भी बन सकता था। लेकिन बुर्दा दासों में ये स्थिति नहीं थी, वो मात्र सेवक ही रहते थे, जीवन पर्यंत सेवकाई ही करके अपना जो है गुजर करते थे, उनमें जो है परिवर्तन नहीं हो सकता था। प्रिय छात्रों, आइए आज का प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या ये 14 है, तुहफत उल हिंद का संबंध है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आप दें, तुहफत उल हिंद का संबंध है। ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, औरंगजेब के शासनकाल में इस ग्रंथ को लिखा गया था। इस ग्रंथ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संगीत से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी चित्रकला से, ऑप्शन डी प्रशासन से। तो प्रिय छात्रों, तुहफत उल हिंद का संबंध जो है वह संगीत से है। ये औरंगजेब साहब के शासनकाल में लिखा गया ग्रंथ है, और ये संगीत से संबंधित है ग्रंथ। आइए आज का प्रश्न संख्या हम 15 देखते हैं। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का कार्यकाल था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का कार्यकाल पूछा है। प्रिय छात्रों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन घंटी को बजाइए, उस पर जो है आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप तक पहुंचते रहेंगे। इस चैनल पर अभी तो मैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को दृष्टि में रख करके प्रश्न बना रहा हूं। इसके बाद सीसेट पर पेडागोजी से संबंधित काफ़ी चर्चाएं हम करेंगे, प्रश्न बनाएंगे, कुछ पाठ्यक्रम, कुछ पाठ भी जो है उस पर लोड करेंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि सीसेट में पेडागोजी एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो प्रिय छात्रों, ये हिंदी विषय से संबंधित पेडागोजी पर भी हम जो है अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप तमाम लोगों के सगे संबंधी, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के भाभी, किसी के पत्नी सीसेट की तैयारी करने में लगे रहते हैं। कभी भी सीसेट में जो है 6% से अधिकतम, 2% से अधिकतम रिजल्ट नहीं आता है, कारण पेडागोजी है। उस पेडागोजी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बाद उस पर हम कार्य करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं टीजीटी पीजीटी पर ही कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब आप इस चैनल को पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, तभी तो उन लोगों को मिल पाएगा। पेडागोजी का मैटर बहुत कम मिलता है। तो परीक्षा होने वाली है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे भाई। तो फिलहाल टीजीटी पीजीटी है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान से सुनना भाई,
इस चैनल पर मैं कला संबंधित वीडियो भी लोड कर रहा हूँ। एक सरसरी नज़र से 15-20 मिनट में उन वीडियो को भी तुम देख लेना, हो सकता है उसमें से कई प्रश्न भी तुम्हारी परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे पिछले बार पूछा था माध्यमिक चयन बोर्ड प्रवक्ता में कि खजुराहो स्थित चित्रगुप्त मंदिर का संबंध किस देवता से है। अब उसमें लोग जो है पता ना क्या क्या लगा रहे थे, जबकि वो सूर्य के मंदिर है। भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बड़े बेकार चीज में रहते हैं, इसे नाम से आप नहीं जान सकते हो। जैसे ऐहोल का लाडखा मंदिर है। लाडखा मंदिर भी सूर्य भगवान से संबंधित है, लेकिन आप नाम से नहीं बतला सकते हो। तो आज का प्रश्न 15वां है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का कार्यकाल था। ऑप्शन ए 1719 से 1745, ऑप्शन बी 1719 से 1748, ऑप्शन सी 1750 से 1756, ऑप्शन डी 1748 से 1756। तो ये प्रश्न संख्या 15 का उत्तर जो है आप समझें। ये प्रश्न इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, आ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर बी है। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से 1748 के बीच निर्धारित किया गया है। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रश्न बनता है कि शाहजहां द्वारा स्थापित तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो प्रिय छात्रों, इसका उत्तर है ये मोहम्मद साहब जो थे, यही अंतिम बादशाह थे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और उसने तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन को लेकर स्वदेश चला गया था। तो इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। मैं आपसे कहा हूं कि ये जो 30 प्रश्न जा रहे हैं, ये मात्र 30 प्रश्न आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि कम से कम हर वीडियो के माध्यम से आपके पास सैकड़ों प्रश्न पहुंच रहे हैं। जैसे आपसे नादिर शाह का आक्रमण पूछ लिया, आप तुरंत जान गए 1739। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, आप जान गए। किस मुगल बादशाह को रंगीला कहा जाता है, मोहम्मद शाह, आप जान गए। तो इस तरह के प्रश्न, ये 2-4 प्रश्न तो इधर से भी आ सकते हैं ना। तो आइए प्रश्न संख्या 16 पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर शासक। ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय, ऑप्शन डी बुक्का प्रथम। तो विजयनगर राज्य से कुछ उपाधियां भी पूछी जाती हैं। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि जो है ये कृष्णदेव राय ने धारण किया था। कृष्णदेव राय उस कोट का विद्वान था। ये अपने को आंध्र भोज भी कहता था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर के किस शासक ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय हैं। इन्होंने आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना की है। धार्मिक दृष्टिकोण से वैष्णव थे। इसी तरह से गजबेडकर की उपाधि पूछा गया है। देवराय ने जो गजबेडकर की उपाधि धारण किया था। तो इस तरह के प्रश्न भी आप दिमाग में रखे रहिए, आप रिवीजन करते रहिए इस तरह के प्रश्नों को देख करके। अगला प्रश्न आ रहा है, सलामी दीवारें अष्टकोणीय मकबरे किस काल के स्थापत्य कला की विशेषता है। ये स्थापत्य कला में सलामी दीवारें, इसको ढलवा दीवार भी कहते हैं, जो मकबरों से सट करके सपोर्ट देने के लिए लगाई जाती थी। और यह ढलवा दीवार और अष्टकोणीय मकबरे, अष्टकोणात्मक अष्टभुजी मकबरे भी इसको कहते हैं, ये किस काल की विशेषता है। तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर है तुगलक काल। ये सर्वप्रथम सलामी दीवार का, ढलवा दीवार का प्रयोग गयासुद्दीन के मकबरे में किया गया था, जो दिल्ली में स्थित है। और भारत में पहला अष्टकोणात्मक अष्टभुजीय मकबरा
खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है, जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया था। ये भारत का पहला अष्टकोणात्मक या अष्टभुजीय मकबरा है। इसके अतिरिक्त शेर शाह सूरी का मकबरा, इस्लाम शाह सूरी का मकबरा और सिकंदर लोदी का मकबरा भी जो है ये अष्टभुजीय मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा इनको माना गया है। तो आइए आज का प्रश्न संख्या हम 18 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा किस धातु का चलाया गया था? जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था उसकी धातु क्या थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी सीसा। प्रिय छात्रों, ये बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं कि ये कांसा है। कांसा का उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। आज का प्रश्न संख्या 19, ये बहुत सुंदर प्रश्न है बेटा, इस प्रश्न पर जरूर ध्यान रखना, हो सकता है कि प्रश्न आ जाए। किस विद्वान ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का काल कहा है? किस विद्वान ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का काल कहा है? ऑप्शनल ए के निजामी, ऑप्शन बी राम शरण शर्मा, ऑप्शन सी हबीबुल्ला, ऑप्शन डी डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी। जरा आप इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं देखना चाहता हूं कि आप सही क्या कौन कौन से सही लिख रहे हैं। जो कोई भी अगर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में नहीं लिखा, इसका मतलब कि वह जो है लापरवाह बच्चा है, और लापरवाही सफलता का सबसे बड़ा अवरोधक होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखें उन लोग लिखें कि प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या है। आप लिखें, जब तक आप लिखें तब तक मैं उत्तर नहीं बताऊंगा इसका। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, परिश्रमी बच्चे हैं, सक्रिय बच्चे हैं। आप सभी लोग कमेंट में उत्तर जरूर लिखे होंगे इसका। अब आइए मैं इसका सही उत्तर भी आपको बता दूं। इसका सही उत्तर जो है हबीबुल्ला, हबीबुल्ला साहब ने कहा था कि बलबन का शासनकाल सुदृढ़ीकरण का शासनकाल है। आइए प्रश्न संख्या 20 पर हम चर्चा करते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का शासनकाल क्या था? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 793 से 814, ऑप्शन बी 780 से 793, ऑप्शन सी 756 से 772, ऑप्शन डी 735 से 755। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वह है ए। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का शासनकाल 793 से 814 जो है निर्धारित किया गया है। आज का प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ये दायमाबाद ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है और यहाँ से बड़े अच्छी परीक्षा उपयोगी सामग्री मिली है। रथ खींचता हुआ मनुष्य, तांबे धातु का बना हुआ रथ खींचता हुआ मनुष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? और इसका उत्तर है दायमाबाद। प्रश्न यह है कि दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। और प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी। दायमाबाद जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आज का प्रश्न संख्या 22, फ्रैक्शनल वेरियल से अभिप्राय है। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रैक्शनल वेरियल से अभिप्राय है। ऑप्शन ए पूर्ण समाधान, ऑप्शन बी आंशिक समाधान, ऑप्शन सी है दाह कर्म, ऑप्शन डी कोई नहीं।
यानी फ्रैक्शनल वेरियल का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप जरा उत्तर दें, मैं उत्तर आपको बता दूं। इसका सही उत्तर जो है वह क्या है, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान, आप जानते हैं कि समाधान की 3 पद्धतियां होती हैं। एक पूर्ण समाधान जिसके अंतर्गत शरीर को जमीन के अंदर पूरा गाड़ा जाता है। एक आंशिक समाधान जिसको कलश समाधान भी कहीं कहीं लिखा गया है, जिसमें कुछ समय तक मृतक को जो है खुले आसमान में छोड़ दिया जाता था और पशु पक्षी के खाने के बाद जो कुछ बचता था उसको जो एकत्रित करके उसे जो है गाड़ दिया जाता था। इसी को कलश समाधान भी कहा गया है। तो ये आंशिक समाधान है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 23, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए जी भंडारकर, ऑप्शन बी के राजवाड़े, ऑप्शन सी पांडुरंग वामन काड़े, ऑप्शन डी नीलकंठ शास्त्री। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है, अर्थात पांडुरंग वामन काड़े ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की है। आज का प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अशोक द्वारा परिचालित अधिकारियों के चक्रवत स्थानांतरण की परिपाटी किस एक स्थान पर प्रचलित नहीं थी? मौर्य शासक अशोक द्वारा प्रांतपतियों के अत्याचार से जनता को बचाने के लिए प्रांतपतियों के चक्रवण हस्तांतरण, एक से एक दूसरे को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करने की परंपरा को प्रारंभ किया था। प्रश्न कह रहा है कि यह परंपरा किस स्थान पर प्रचलित नहीं थी? तोसली में, उज्जैन में, तक्षशिला में, सुवर्णगिरी में। तो प्रिय छात्रों, यह परंपरा सुवर्णगिरी में प्रचलित नहीं थी। ये मौर्य प्रांतों की राजधानी है। तोसली कलिंग राज्य की राजधानी थी, उज्जैन ये अवंती राज्य की राजधानी थी, तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी और सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। आपकी राजधानी कभी कभी मिलाने के लिए दिया जाता है। तो आइए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बेटा प्रश्न में दम नहीं है, शब्दावली हेरफेर है। प्रश्न जीवन के विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ऑप्शनल है, यजुर्वेद में, चरक संहिता में, अथर्ववेद में, महाभारत में। अगर यही प्रश्न आपसे पूछता है कि आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, आप तुरंत बतला देते। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद पर बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं। किस वेद को ब्रह्मवेद कहा गया है? अथर्ववेद को कहा जाता है। किस वेद को भैषज वेद कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। किस वेद को अंधविश्वासों का जनक वेद कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। किस वेद को मही वेद कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। तो इसके बड़े नाम हैं और इनमें से कई नाम तो बार बार पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 26 को हम देखते हैं। हाँ, हाथी का कपाल खंड किस स्थान से मिला है? प्रश्न कह रहा है हाथी का कपाल खंड सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से मिला है? ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। प्रिय छात्रों, ये बड़ा सरल क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है मोहनजोदड़ो है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का प्रश्न संख्या 27, भारतीय कला में बुद्ध के प्रथम उपदेश का चित्रण किस रूप में हुआ है? जो महात्मा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था उसको भारतीय कलाकारों ने किस रूप में चित्रित किया है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए कमल सहित चक्र के रूप में, यानी कमल के साथ चक्र के रूप में, बैल सहित चक्र के रूप में, मृग सहित चक्र के रूप में और सभी रूप में। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सी है। क्यों? मृग सहित महात्मा गौतम बुद्ध को प्रथम धर्मोपदेश को मृग पकड़े हुए जो है भारतीय चित्रकला में चित्रित किया गया है।
आज का प्रश्न संख्या 28, किस बोधिसत्व को भावी बुद्ध कहा गया है? ऑप्शन ए वज्रपाणि, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नेमिनाथ। तो इसका सही उत्तर है सी। आप सभी लोग जानते होंगे। आज का प्रश्न संख्या 29, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के किस सेना का उल्लेख हुआ है? ये बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है बेटा। इस पर बहुत प्रश्न बनते हैं। जैसे ऐहोल अभिलेख पर एक प्रश्न बना है कि किस अभिलेख में काल गणना महाभारत के आधार पर हुआ है? इसका उत्तर ऐहोल अभिलेख है। एक प्रश्न बना है कि कालिदास और भारवी का प्राचीनतम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उत्तर ऐहोल अभिलेख है। और आपके सामने ये प्रश्न संख्या 29 है कि इस पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन दे रहा है घुड़सवार सेना का, हस्ती सेना का, पैदल सेना का और भालाधारी सेना का। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर बी है। हर्षवर्धन की हस्ती सेना का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। प्रिय छात्रों, आज का अंतिम प्रश्न, किस चोल शासक की मृत्यु युद्ध में लड़ते हुए हुई थी? बड़ा सुंदर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है किस चोल शासक की मृत्यु युद्ध में लड़ते हुए हुई थी? ऑप्शन ए राजराज द्वितीय, ऑप्शन बी वीराजेंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी राजाधिराज। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी है। और इसी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजाधिराज की मृत्यु किस युद्ध में लड़ते हुए हुई थी? और उसका सही उत्तर है कोप्पम का युद्ध। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कोप्पम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर है चोलों और चालुक्यों के बीच हुआ था। तो प्रिय छात्रों, ये आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक मैं पहुंचाया। आशा करता हूं कि इनमें से कई एक प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी प्रश्न हैं, आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाता है। प्रिय छात्रों, पुनः आपसे एक बार कहता हूं कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए हैं, हमारे शिष्य हैं, और वो पता ना क्यों नहीं इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको लाइक कर रहे हैं, क्यों नहीं इसको शेयर कर रहे हैं। आखिर क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? कोई पैसा थोड़ो लग रहा है मेरे भाई। और हमारे तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं ना जो हमारे खुद शिष्य हैं, तो अपने गुरु के पैर में कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। वो कहते हैं कि सर हम लोग तो आपको किसी से बतलाते नहीं हैं कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा। हम कहे क्यों भैया, काहे लिए? कहे कि सर इसलिए नहीं बतलाते हैं कि अब वो भी पढ़ लेगा, वो भी जान जाएगा, तो फिर हमारी जो है वह प्रतिद्वंदिता करने लगेगा। ऐसे बातें बेटा गलत होती है। सब अपने अपने कर्म के भागीदार हैं, तो ऐसी सोच मत रखो मेरे भाई। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि भविष्य में इससे बड़े ही ज्ञानवर्धक चीज़ें तुम्हें मिलेगी, सीटेट से संबंधित मिलेंगी। ये सिविल के लिए तुम्हारे जो सगे संबंधी लोग हैं जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी तो GS 20-25 क्वेश्चन इतिहास से आता है। तो आप जो है ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे थोड़े से ही प्रयास से तुम्हारे किसी सगे संबंधी का GS के पेपर सही हो जाए। तमाम GS की परीक्षाएं होती है, उसमें इतिहास से आते हैं, तो ये भी तो वहाँ भी तो काम करेगा मेरे भाई। तो आप GS के दृष्टिकोण से भी अपने सहयोगियों का मदद करो। TGT के PGT में भी आएंगे, PGT के दृष्टिकोण से इसका जो है सहयोग करो किसी न किसी रूप में करो, क्योंकि इस तरह के प्रश्न तुम्हें बहुत कम मिलेंगे। बहुत सारे तुम यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह देखते हो, इस तरह के प्रश्नों का संग्रह बेटा बहुत कम मिलता है, क्योंकि बड़ा ये लंबा अनुभव है। 20 साल का अनुभव जो है तुम्हारे सामने छन करके जा रहा है। तो आज इसी प्रश्न के साथ हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। फिर कल जो है पुनः नए प्रश्नों के साथ
एक अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और अगले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामना। मेहनत करें, परिश्रम करें, कोरोना से सुरक्षित रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ताकि अपने भविष्य को उज्जवल करें, अपने आश्रितों का जो है मदद करें, अपने माता पिता के स्वप्न को साकार करें। शुभ रात्रि।